2 दिनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के बाद इजराइल ने आज एक इंडिकेशन दिया है कि वो सीज फायर के सेकंड फेज पे जाएगा। आप तो जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड नेतन्याहू ने पूरी तरह से रोक दी थी, सीज फायर को पूरी तरह से पलट दिया था, बल्कि हमास ने कहा था सीज फायर के खिलाफ ये कू है। और उसके साथ साथ जो अमेरिका है, ट्रंप का जो रिप्रेजेंटेटिव है विटकॉफ, उसने भी लगभग यही चीजें मान ली थी और ये हमास पे प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम इस बात को मानो और कुछ दिनों तक फर्स्ट फेज आगे बढ़ाओ, फर्स्ट फेज को एक्सटेंड करो और कैदियों का आदान प्रदान चलता रहे। उसमें फिलिस्तीनी कैदियों के छूटने की कम बात थी, बल्कि जो हमास के पास इजरायली कैदी अभी 63 कभी आता है, कभी 53 आता है, कभी 35 आता है, अभी तक क्लियर नहीं। हालांकि पिछली बार मैंने आपको एक फिगर दी थी, वो भी गलत निकली। वो भी देखिए, अभी क्या है, हमास के अलग अलग फैक्शंस के पास लोग हैं और हमास ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि एक फैक्शन दूसरे फैक्शन की बातें भी ना जान पाए, ताकि एक्चुअली कितने होस्टेजेस जमा हैं ये जब रिलीज उनको करने का टाइम आए तभी हमास की टॉप लीडरशिप को भी पता चले। अब सोचिए, इतनी बड़ी सीक्रेसी ये कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए देखिए, जो हमास के अंदर ये एबिलिटी है सारी चीजों को इस तरीके से करना कि खुद से भी जो टॉप लीडरशिप है उससे भी कुछ चीजें उसको जानबूझ के अनजान रखना, और वो अनजान, और ऑब्वियसली टॉप लीडरशिप ने ये पॉलिसी बनाई और उसके बाद उसने नीचे तक इसको लागू किया और खुद को भी अलग रखा। तो इसीलिए देखिए हमास के पास कितने होस्टेजेस हैं। अगर कोई हमास का बड़ा लीडर पकड़ा भी जाए, उसको आप टॉर्चर भी करिए, कुछ भी कर लीजिए, वो उसको पता ही नहीं है तो वो क्या बताएगा। और इजराइल इसी खेल में फंस गया, इसी खेल में इजराइल फंस गया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ है। और उसमें जो पूरी एक मतलब नेतन्याहू ने अपना 100% मन बना लिया था। वो तो जानता है कि जिस दिन सीज फायर एक्सटेंड हुआ या परमानेंट सीज फायर हुआ उसको जेल जाना पड़ेगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या है, इधर 2-3 चीजें ऐसी हुई जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और तो कोई किसी की दम में दम है नहीं। यूक्रेन के पीछे पड़े हैं, जेलेंस्की को हीरो बना रहे हैं, कंटेंट चोर। मैं क्या उनका नाम लूं, नाम लेने में भी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक्स पर कुछ उनको एक्सपोज करके कुछ इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस डालूं। कब तक हम लोग ये सहते रहें कि इस तरह के लोग जो अपने को बीजेपी विरोधी भी कहते हैं और पूरी तरह जाके जेलेंस्की की गोद में बैठ गए। मतलब कोई समझदारी नहीं है एंटी बीजेपी स्ट्रगल कैसे कंडक्ट किया जाता है। मतलब इस देश के जो डेमोक्रेट्स हैं और जो मुसलमान हैं उनको तो बिल्कुल ये लोग भट्टी में झोंक देंगे, इनके आप चक्कर में पड़े। 100% ये जितने भी अपने, मैं पहले नाम ले चुका हूं और जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आए। मैं पहले बार मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। देखिए, बात यहां पर यह है, बात बड़ी है, बात इजराइल क्यों झुक रहा है। और इजराइल देखिए, जो हमास का प्रेशर है, हमास ने जो दोबारा लड़ाई की जो तैयारी की है, जो पहले दौर में हमास लड़ा, वो सब बैकड्रॉप है। अभी जो क्या है, इजराइल के अंदर इतनी लड़ाई हो रही है, इजराइल की छोटी छोटी पार्टीज जिसको हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग को लग रहा था कि कुछ 2-3 बड़ी राइट विंग पार्टीज हैं जो सरकार चला रही हैं। स्मोत्रिच है, बेन गिवेर है, नेतन्याहू है। बेन गिवेर अलग हट गया, स्मोत्रिच अब एजेंडा डिक्टेट कर रहा है, उधर योव गालेंत वगैरह अलग हट गए। तो बहुत सारा, तो नेतन्याहू को मतलब नेतन्याहू के साथ स्मोत्रिच है तो सब, मतलब नेतन्याहू की सरकार सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो राइट विंग पार्टियां हैं जिनके 1 या 2 या 3 मेंबर्स हैं। बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आखिरी इलेक्शन में जो इजराइल में हुआ था उसने दिया था। और नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के पास अपने बल पे तो मेजोरिटी है नहीं। तो नेतन्याहू को देखिए, जो कभी ये उम्मीद नहीं थी कि जो राइट विंग पार्टीज हैं, इस तरह की जो फोर्सेज हैं, उनकी तरफ से ये आएगा। और एक डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक और पार्टी है जो मध मार्गी है, सेंट्रिस्ट है, उसकी तरफ से भी एक धमकी आ गई कि अगर इस तरीके से एक सिचुएशन बनी, नेतन्याहू ने अगर सीज फायर को उसने यहीं रोक दिया और बाकी जो हमारे लोग, मतलब बाकी जो इजरायली लोग हमास के कब्जे में हैं वो नहीं छूट पाए, तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। क्योंकि वो तो यही कहेंगे ना कि औरों के छूट गए, हमारे क्यों नहीं छूटे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें देखिए, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आर्मी के हाई पोजीशन में लोग जो हैं वो भी अंदर हैं, मतलब वो भी हमास के कब्जे में हैं।
और उनकी फैमिलीज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। सड़क पे जो आंदोलन हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो आज पहली बार नेतन्याहू की मतलब जो वॉर मिनिस्ट्री है, नेतन्याहू तो प्रधानमंत्री है, जो वॉर मिनिस्ट्री है या जो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर आती है इजराइल काट्स, जो कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है और राइट विंग है और कह रहा था हमको तो ट्रंप का समर्थन है, हम कुछ भी कर लेंगे, हम सीरिया में भी कभी नहीं हटे, मतलब इनडेफिनेटली नहीं हटेंगे, लेबनान में इनडेफिनेटली नहीं हटेंगे, उसके बारे में भी देखिए खबरें हैं। लेकिन उसको आज ये कहना पड़ा कि सेकेंड फेज के अग्रीमेंट में हमको जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए जो कहीं ना कहीं जो एक बर्फ जमी हुई थी उसने पिघलना शुरू कर दिया। दूसरी बात देखिए, और भी कुछ एक बड़ी घटनाएं आई, मतलब दो बड़े रेवलेशंस हुए हैं। घटनाएं क्या, दो बड़े रेवलेशंस हुए हैं। एक तो यह है कि जो 7 अक्टूबर की रिपोर्ट लगातार जो आ रही है और वो बिट्स एंड पीसेस में आ रही है, उसमें मैंने बताया कि इजराइल ने बहुत बड़ी अपनी गलती, आईडीएफ ने, बल्कि इजराइल ने नहीं, आईडीएफ की रिपोर्ट है, उसने अपनी गलती स्वीकारी कि हमसे उस दिन नहीं संभल पाई चीजें। लेकिन किस हद तक गलती, मतलब किस हद तक उस दिन बवाल हुआ, इसको ये देखने की जरूरत है। 7 अक्टूबर 2023 को अब इसमें देखिए अब कई, जैसे एक बात क्लियर हो गई कि 5000 हमास के फाइटर्स ने 3 वेव्स में अटैक किया। उसके बाद 21 इंस्टॉलेशंस पे हमला किया इजराइल के अंदर। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस थी जो 22 फीट ऊपर थी और अंदर भी थी, उसका मेन पर्पस था अंदर से टनल अटैक रोकना, लेकिन हमास ने ऊपर से हमला कर दिया। जो 22 फीट ऊपर थी, अंदर उससे भी ज्यादा वो गहरी है, टनल से अटैक रोकने के लिए वहां से किया ही नहीं, हमास ने ऊपर से कर दिया। तो ये लोग सोच रहे थे कि वो 4 या 5 जगह ब्रीच हो सकती है। अब 119 जगह हमास ने ब्रीच की, 119। अब ये देखिए बार बार नई चीजें आ रही, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो एरियाज है, नहाल ओज और कफ्र अजा। अब नहाल ओज देखिए गाजा से 4 किलोमीटर दूर है, कफ्र अजा वहां से 6 किलोमीटर दूर है। नहाल ओज और कफ्र अजा के बीच की जो दूरी है वो भी करीब 4 किलोमीटर है। अब नहाल ओज में एक बड़ा इजरायली कंटिंजेंट था, गुलानी ब्रिगेड के ऑफिसर्स थे, सब लोग थे वहां पर। हमास ने एकदम एक पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया, और लोग ये कह रहे हैं कि 2022 के अंत से, मतलब आईडीएफ की रिपोर्ट है, 2022 के अंत से ये तैयारी हमास की चल रही थी। उसने अटैक किया, और उसने जो अटैक किया उसमें इजरायली सोल्जर्स आधे तो थे ही नहीं वहां, और यह बात हमास को पता थी क्योंकि 300 से 400 सोल्जर्स वहां होने थे नहाल ओज पे, और उसमें से केवल 167 थे, उनमें से 53 मार दिए गए वहीं, और सुबह से लेकर शाम तक में। और हमास ने 15 मिनट में नहाल ओज में, जो पहली लड़ाई सुबह 7:30 बजे हुई, 6:29 पे हमास ने हमला किया। पहली लड़ाई जो 7:30 पे हुई उसमें जो 12 से 13 इजरायली सोल्जर्स मार दिए, उसके बाद इजराइल फिर तो पिटते ही गया, पीछे हटते गए, और आखिरी में 12 बजे दोपहर को उन्होंने पूरी आग लगा दी जो कमांड सेंटर है नहाल ओज में हमास ने। उसके बाद तो उसके अंदर जो सोल्जर्स थे जल के मर गए सब, और उसका वीडियो है। मैं तो देखिए, क्योंकि यूट्यूब में उसको मैं डाल नहीं सकता, और भी तो मैंने ये सोचा है कि जो वीडियो है नहाल ओज का, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं एक अपने वेबसाइट पे डालूंगा। वो मैं कल डाल पाऊं कि परसों डाल पाऊं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत की और एडिटिंग की ज़रूरत है, और बहुत सारी फोर्सेज ऐसी हैं जो, क्या मैं बताऊं, मुझे उस तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। खैर, तो अब यहां जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें देखिए, मैं नहाल ओज में क्या हुआ उसका मैं बताऊंगा। कफ्र अजा में आप विश्वास नहीं करेंगे, नहाल ओज में तो चलिए 7 अक्टूबर को हमला शुरू हुआ सुबह, वहां पर हमास ने 53 इजरायलियों को मारा, सैकड़ों को घायल किया, केवल सोल्जर्स को, और उसके बाद वहां से वो रात तक पीछे हट गया, रात को यानी 9, 10, 11 बजे वो पीछे हट गया। कफ्र अजा में, जो कि केवल 4 किलोमीटर दूर है नहाल ओज से, उसने 4 दिन हमास वहां रहा। 7 तारीख से 11, यानी सैटरडे था 7 तारीख को, 7 तारीख की सुबह हमला हुआ, ट्यूसडे, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे की रात को जाके, यानी 4 दिन बाद 7, 8, 9, 10, 11 को जाके, 10 की रात 11 की सुबह जाके इजराइल ने वहां पर वापस अपना कंट्रोल वहां पर रिगेन किया। वहां भी सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे वहां सोल्जर्स मारे गए। इसी तरीके से किब्युत्ज रीम में, इसी तरीके से किब्युत्ज बेरी में, इसी तरह से एक गीमा, वहां पर एक और जो नहाल ओज के बगल में इजराइल का बेस है, वहां पर लगातार ऐसी, और
किस टैक्टिक से मारा, मतलब हमास को पता था एग्जैक्टली कि उसके लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा अपनी वेबसाइट पे amresh.co, जिसका मैं लिंक भी आपको मैं देता रहा हूं। आज फिर मैं सारे चैनल्स का, मेरे जो इसके अलावा जो 2 और बल्कि 3 चैनल्स हैं उनका भी मैं दूंगा। अभी मैं उसमें कुछ नया पोस्ट नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन मैं पोस्ट करने लगूंगा बहुत जल्दी। तो वो जो 3 चैनल हैं, जो हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो एक्स हैंडल है, फेसबुक है, उस सब का हम आपको आज के वीडियो में लिंक्स हम आपको देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और उसके साथ देखिए, जो एक बड़ी बात और एक हुई है जिसको मैं आपको बताऊं, कि जो इजराइल ने एक अपना जो रीथिंकिंग शुरू की है, उसमें एक चीज ये आ रही है कि हाँ, जो देखिए हमास का जो पूरा मामला है, अब हमास को जो ये सॉरी थोड़ा सा ये हाँ, हमास का क्या है कि हमास को जो लोग रीड नहीं कर पाए, उसकी भी एक वजह आईडीएफ ने बताई। आईडीएफ ने ये कहा है कि हमास के लोग कुरान की वर्सेस में बोलते हैं, यानी एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो सीधे बात नहीं करते कि यहां हमला करो, वहां हमला करो, इस तरह की तैयारी करो। कुरान की वर्सेस बोलते हैं, पूरी कुरान की, और उसी में बात छुपी होती है, बात कोटेड होती है, और उसी से लोग समझ जाते हैं क्या करना है। अब आप बताइए इस टैक्टिक्स का क्या तोड़ है? जब तो क्या इजराइल के पास वो दिमागी नहीं है, ना वो लोग हैं जो वो ओल्ड टेस्टामेंट को वहां के सब पूरी आर्मी पढ़े और उसको रटी हो और उस तरह से कोड में बात करे। उनके अंदर ये है ही नहीं। अमेरिका में नहीं है कि तुम बाइबल पढ़ के पूरा रट जाओ और उसको कोड में बात करो, है? आप बताओ, कहीं नहीं है। देश, दुनिया के किसी देश में कोई जो भी धर्म वो मानते हैं उसको लेके इतनी उनकी समझदारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग कि पूरी सेना को रटाओ। कहीं 80,000 सेनाएं, कहीं मुल्कों में 4 लाख सेनाएं, 6 लाख सेनाएं, कहीं 1 मिलियन सेनाएं, सबको तुम रटाओ और उसको उसी में कम्युनिकेट करो। केवल हमास ने ये किया, और हमास कम है और इसलिए कर लिया। चलिए, एक ये बात हो सकती है, लेकिन हमास के पास भी फाइटर्स कम नहीं है, और हमास के साथ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के और फैक्शंस भी हैं। वो सब मिला के 1,00,000-2 लाख से ऊपर की फौज है वहां, अगर आप सबको मिला लीजिए। और उन लोगों ने आपस में इस तरीके से बातचीत करने का तरीका निकाला, और इसको लेके पहले भी आईडीएफ की रिपोर्ट आई 7 अक्टूबर की, और अभी जो नेतन्याहू ने निर्णय लिया कि हम सीज फायर को पलट देंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड हम रोक देंगे, उसमें भी ये बात आई है कि हम अगर रोक भी दें और दोबारा युद्ध शुरू करना पड़े तो दोबारा युद्ध हम कैसे करेंगे? हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। हमारे पास अभी जो हमास कर रहा है, कैसे उसने नई फौज एक खड़ी कर दी, और उसने जब दिखाया प्रिजनर एक्सचेंज में, हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है कि वो एग्जैक्टली कितने लोग हैं, कहां हैं, कैसे हैं, प्रिजनर्स भी कहां हैं। हम एक प्रिजनर को नहीं छोड़ा पाए 15 महीने लड़ाई में, तो बाकी जो प्रिजनर्स हैं 35 हैं, 45 हैं, 55 हैं, 65 हैं, कितने हैं अभी यही नहीं पता। अब आप सोचिए ये कितना हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है। और लोग दुनिया में ये जो अपने को जानकार समझते हैं या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जेलेंस्की के फेवर में, उस जैसे 2 कौड़ी के चाइल्ड ट्रैफिकर, ही इज अ चाइल्ड ट्रैफिकर, उसने बच्चों का शोषण किया है, सेक्सुअल शोषण किया है। मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में। जेफरी एप्स्टीन से उसके लिंक्स है, जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के लिंक्स यूक्रेन से जुड़े हैं, और यूक्रेन को जो पश्चिमी ताकतें हैं वो लंबे समय से बिल्डअप कर रही थी इसी तरह से रशिया को घेरने के लिए, नेटो के पूरा। और ये लोग नेटो के पिट्ठू बन गए, ये जितने लोग हैं, ये लोग अमेरिकन एजेंट, इजरायली एजेंट बन गए हैं। बताइए आप। हम भी ट्रंप की कुछ चीजों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि जो रूलिंग क्लास के आपस के अंतर्विरोध हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम उसको कोई वो नहीं देते हैं। और ट्रंप बाइडेन से अलग है, ये भी हम समझते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल आदमी हैं। हम कुछ आइडियलिस्ट या बेवकूफ मूर्ख टाइप के बुद्धिजीवी टाइप आदमी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है। तो ये देखिए पूरी जो बात है, इसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज आई है कि ईरान ने कि मीडिया ने पहली बार वो शिप दिखाई है, जो आपको याद होगा आज से 6-7 महीना पहले ईरान ने एक इजरायली शिप पे कब्जा किया था। ये अप्रैल मई की बात है 2024 की। वो जो शिप है उसको पहली बार उसका एग्जीबिशन किया ईरान ने कि ये देखो शिप हमारे पास है। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, जो नहाल ओज और मैंने कफ रजा के बारे में आपको बताई। फिर देखिए सीरिया को लेके एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है जॉर्डन के राजा और एक ड्रूज। मेरे देखिए ड्रूज बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। कल
जो घटना हुई थी, ड्रूज हमास का एक ड्रूज फाइटर, उसने हाइफा में चल जाके स्टैबिंग ऑपरेशन किया था, कई इजरायली उसमें घायल हुए थे। और उसके पहले नेतन्याहू सीरिया में जो ड्रूज हैं, और उनको एक इशू बना चुका है कि ड्रूज हमारे साथ हैं और ड्रूज हमारी मदद करेंगे सीरिया में, हम उनको बचाने के लिए इंडेफिनिटली रहेंगे। कोई बहाना चाहिए ना, तो बहाना नेतन्याहू ने ये ढूंढा कि हम ड्रूज को वहां बचा रहे हैं। एम्बिशन है ग्रेटर इजराइल या कुछ भी, जो भी, ग्रेटर इजराइल तो खैर एक ऐसी शगुफा है कि इजराइल किसी तरह से वहां पर अपना एक वर्चस्व बनाए रखे या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाए रखे। देखिए, जिस दिन नेतन्याहू हटेगा उस दिन कोई भी आएगा, और हमेशा तो रह नहीं सकता, तो वो इजराइल वापस अपनी औकात पे आ जाए। और उसकी औकात कितनी है वो पता लग गई। अब तो हमास भी मारेगा उसको और हिजबुल्लाह भी मारेगा। तो अभी देखिए, जो सीरिया में वहां पर इजराइल घुसा है, हिजबुल्लाह में भी वहां पर, सॉरी, लेबनान में भी ड्रूज हैं। अब ड्रूज जो है, तो जॉर्डन के राजा ने एक लेबनान के ड्रूज लीडर हैं जो सोशलिस्ट हैं, जुम्बलाट, वादी जुम्बलाट, तो वो सोशलिस्ट हैं और उनका बड़ा एक बहुत वेटरन लीडर है वो। उनसे उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल एक चाहता है सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाना जो लेबनान के एक हिस्से से एक्सटेंड करता हुआ सीरिया तक आए, और सीरिया में इसीलिए वो घुसा है, और वो ये सोच रहा है कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए लेबनान और सीरिया का कुछ हिस्सा उसको चाहिए कि वहां पर उसकी फौजें मौजूद रहें, अब किसी भी फॉर्म में रहें। देखिए, यूएनओ है, यूएन है, अब यूएन तो इररिलेवेंट हो गया है, और यूएन के बारे में जो सारी बातें हो रही है, अमेरिका तो उससे हटने की सोच रहा है। और यूएन वैसे भी, यूएन ने क्या उखाड़ लिया 1948 में, आप बताइए, 1948 से पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास, उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाया यूएन। और कैसे करा पाता? इजरायली लॉबी और अमेरिकन लॉबी इतनी मतलब स्ट्रांग है। अब अमेरिका यूएन छोड़ देगा तो वो और बेकार हो जाएगा, किसके वो उसके पास कुछ नहीं है यूएन के पास। तो यूएन जो इजराइल कब्जा कर ले, यूएन कहेगा ठीक है, हम ये लिख देंगे अपने कागजों में कि इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरी तो गाजा और वेस्ट बैंक भी है 1967 से, लेकिन क्या हुआ उसका? अल्टीमेटली वहां पर सशस्त्र संघर्ष करके ही लोगों ने छुड़ाया है ना, ये बात लोग भूल जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। दूसरी बात देखिए, जो अरब समिट चल रहा है, अरब समिट में सीरिया के अल शारा जो कि जुलानी है वो भी गया। उसके बाद वहां पर भी एक प्रेशर इजराइल पे वहां से भी पड़ा कि देखो, बात ये नहीं है हम भले ही इजराइल के साथ अंदर से हों, लेकिन ऊपर से हमास के साथ जनता है। अगर ये सीज फायर बंद हो गया या वापस युद्ध की तरफ जाना पड़ा, तो फिर एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। और ये जो एक बात हमास पे एक फेंकी थी कि हमास से कहा था कि देखो, सेकंड फेज में हम नहीं जाएंगे, परमानेंट सीज फायर की बात हम नहीं करेंगे, फर्स्ट फेज को एक्सटेंड करो, उसी में थोड़ा आदान प्रदान करो। हमास ने फर्मली नो कह दिया। अब हमास ने देखिए क्रिटिकल जंक्चर्स पे बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया। पहले भी जब ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल नहीं आने दे रहा था, उसने कह दिया था कि हम इजरायली प्रिजनर नहीं छोड़ेंगे, फिर इजराइल झुका। उसके बाद अभी फिर देखिए, इस मौके पर भी इजराइल झुकने की पूरी कगार पे है, झुकी गया एक तरह से, और वो कह रहा है कि हम सेकंड फेज में हम जाएंगे। तो ये जो देखिए, जो हमास का एक मजबूत स्टैंड पॉलिटिकल रहता है, वो तुरंत रेखा खींच देता है, इतना हम करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। और ये जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी लेसन है। हम कोई आज कल राजनीतिक आंदोलन लीड करें तब भी एक लेसन है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी लेसन है, अपनी लाइफ कैसे लीड करो, रेखाएं खींचना जरूरी है। तो ये देखिए जो पूरी बात हुई। हाँ, और ईरान का देखिए, जो ईरान और टर्की में कुछ डिफरेंसेस हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो है कुछ रशिया को टर्की के खिलाफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो सफल नहीं हुआ। अब टर्की को लेके टर्की ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, अब जबकि टर्की को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो एक उनका अपना मामला है लेबनान के अंदर का। हिजबुल्लाह के लोग लेबनान के सिटीजन हैं, वहाँ वो पॉलिटिकल पार्टी है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कहा कि देखिए, ईरान को इस तरह से नहीं करना चाहिए लेबनान में, इसमें उसमें। अब ईरान जो है उसने भी इस बात को कहा, उसने टर्की से कहा कि भाई फिलिस्तीन के मसले पे तो तुम कुछ ये कर नहीं रहे हो, और हम तो इजराइल से लड़ रहे हैं, और सही बात है, ईरान इजराइल से लड़ रहा है, तो इसलिए इस पूरे इशू पे तुम दूर रहो। और ये एक जो विवाद खड़ा करने की कोशिश, ये अमेरिका की पूरी चाल है, इसको देखिए, इसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में 3 जगह
बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, और ये इनमें इन प्रदर्शनों में खास बात यह है कि फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग तो इन्होंने की है, गाज़ा में भी इन्होंने मांग की कि गाज़ा में जो जिस तरह से इजराइल पेश आ रहा है उसको उस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन ये सब ऐसे दौर में हो रही हैं जब देखिए जो अथॉरिटीज़ हैं, फ्रांस की हों, जर्मनी की हों, इंग्लैंड की हो, ये सब जो भी प्रो पैलेस्टाइनियन फोर्सेस है, आप सोचिए भारत में ज़्यादा स्वतंत्रता है उनके मुकाबले। इस समय ये स्थिति है, जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर ज़्यादा स्वतंत्र, मतलब कम स्वतंत्रता है भारत के मुकाबले। भारत में आप एक फिलिस्तीन पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ मुस्लिम्स करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा, कुछ और लोग कर लेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ यहाँ प्रताड़ना है। लेकिन वहां तो सीधे सीधे मारते हैं वो लोग पब्लिकली वहां पर लाठीचार्ज, मतलब लाठीचार्ज जो हम लोग कहते हैं बेटन चार्ज और इस तरह की चीजें कई सामने आ चुकी है। इंग्लैंड में तो कई इस तरह के, अभी मैं एक केस इंग्लैंड में देख रहा था कि एक प्रोफेसर वो गए थे हिजबुल्ला 23 फरवरी को, जो इनका सैयद नसरुल्लाह का जो फ्यूनरल है उसको कवर करने गए थे। ऐसे गए थे अपना, भाई उनको शौक था, उनको इंटरेस्ट है तो वो चले गए। अब वो वापस आए तो उनसे ऐसी पूछताछ हुई जैसे वो कोई आतंकवादी घटना करके आ रहे। इंग्लैंड के प्रोफेसर, इंग्लैंड में कभी ऐसा नहीं होता था। वहां पर ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन मतलब इतनी खराब नहीं थी जितनी इस समय हो गई है, वो भी फिलिस्तीन के सवाल पे। और सवालों पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के सवाल पे, और जबकि लेबर गवर्नमेंट पावर में, क्योंकि अपने को लेफ्ट कहती है, ये जो लेबर गवर्नमेंट और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये यूक्रेन के सवाल पर रशिया को घेरते हैं। इनके पास मॉरल राइट है ये करने का? डू दे हैव द मॉरल राइट टू क्वेश्चन रशिया ऑन ह्यूमन राइट्स? डू दे फॉलो ह्यूमन राइट्स दमसेल्व्स? तो ये जो देखिए पूरी बात है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो ह्यूमन राइट्स को इस समय मानती हो या ये करती हो। सब एक शगुफे रह गए। बात यह है कि भाई वो जो जनता है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं और उसी हिसाब से या फिर जो रूलिंग क्लास है, भाई जैसे अमेरिका है, इजराइल है, वहाँ का जो अब जायनिज़्म है, जायनिज़्म एक आइडियोलॉजी है, पूरे विश्व साम्राज्यवाद की नई आइडियोलॉजी है। तो जो जायनिस्ट हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, वो तो ह्यूमन राइट्स वैसे भी नहीं मानते या उनको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ के कई लोग उन्हीं के चक्कर में आ जाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल करते हैं कि वो रशिया में ह्यूमन राइट्स नहीं है तो यूक्रेन में है, और अमेरिका में है, और इंग्लैंड में ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रांस में है। कोई एक देश बता दो जहां ह्यूमन राइट्स है, तुम फिलिस्तीन के सवाल पे बोल के दिखाओ, अंदर कर देंगे तुम्हें। ये देखिए जो दोगलापन है, ये हम लोग जो हैं इसको एक्सपोज करते हैं, और इसीलिए हम लोग के साथ ये जो भारत के तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं इनको समस्या होती है। उसके बाद देखिए जो लेबनान में एक और बड़ा इशू उठ गया है कि जो इजराइल, क्योंकि मैंने बताया था ना 5 जगह वो अभी भी है, और जल्दी से जल्दी वहाँ से हटे। अभी जोसेफ आउन गए हैं अरब समिट में, वहाँ पर वो बातचीत करेंगे। उसमें देखिए क्या उसका एक्शन होता है। फिलिस्तीन पे भी वो क्या अरब समिट क्या स्टैंड लेता है। अरब समिट यही कहेगा इसराइल से कि तुम सेकंड फेज में जाओ, परमानेंट सीज फायर करो, और इसराइल इस बात को समझ रहा है। इसलिए भी मेरे ख्याल से जो ट्रंप का भी एक अप्रोच ये हो गया है कि सेकंड फेज में जाने में कोई हर्ज नहीं है, सेकंड फेज में जाओ, फिर आगे देखा जाएगा। ट्रंप का देखिए कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं है बाइडेन की तरह कि नहीं हमें हमास को दबाना ही दबाना है, इजराइल को पूरी तरह से इजराइल को इजाज़त देनी है कि हमास को ख़त्म ही कर दे। ट्रंप का क्योंकि एक ओरिएंटेशन ये है कि वो देखता है कि हर कदम से क्या रिएक्शन है लोगों का। उसने एक शगुफा छोड़ा गाजा के बारे में, वो उसके खिलाफ गया तो उसने उसको वापस ले लिया। उसके बाद इजराइल से उसने ये युद्ध विराम कराया, फिर इजराइल ने तोड़ने की कोशिश की तो इजराइल को डांटा। उसके बाद फिर अभी देखिए इजराइल ने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर उसने विटकॉफ को भेजा। विटकॉफ ने भी नेतन्याहू की बात सुनी, लेकिन फिर देखिए एक स्थिति ये भी आ रही है कि नेतन्याहू मान रहा है कि सेकंड फेज में हम जाएंगे। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें देखिए जो एक इजराइल, अच्छा ये जो मैं कह रहा था आपसे कि इजराइल एक लेबनान से लेके सीरिया तक एक रेखा खींचना चाहता है, और ड्रूस जो एरियाज हैं उनको लेके और उनके बहाने एक कब्जा करना चाहता है। तो सीरिया में वो जगह है अल स्वेदा तक वो चाहता है
कि अल स्वेदा सीरिया में जगह है, जो जो एरिया इजराइल ने इस समय कब्जा किया हुआ है वो भी उसी में आता है। अल स्वेदा तक जो है, और लेबनान में अभी जो 5 हिल्स में है, एतरून के एकदम आउटर इलाके में, तो वहाँ से लेके अल स्वेदा तक एक लाइन ऐसी खींची जाए और जो इजराइल के फेवर में रहे, और जिसमें कुछ समय तक कम से कम इजराइल वहाँ पर रहे, और उससे वो अमेरिका की वो रजामंदी चाहता है। लेकिन अमेरिका इस रजामंदी के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन है वेस्ट बैंक में आज फिर करीब 52 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें सीधे सीधे क्लैशेस के, और जहां पर लगातार लड़ाई जारी है, उसको कवरेज नहीं मिल रहा है, उसको ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं भी देखिए एक ही वीडियो बनाता हूं दिन में, मेरी भी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। वेस्ट बैंक के पे एक अलग से मेरे ख्याल से एक वीडियो बनना चाहिए कि भाई वेस्ट बैंक में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज मैं बताऊं आपको, रमल्ला में, हिब्रॉन में, और जेरिको में, और उसके साथ कलकलिया में, इन 4 जगह काफ़ी ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, और कम से कम 12 इजरायली सेटलर्स हैं वो घायल हुए। सेटलर्स और फिलिस्तीनी जो जनता है उसके बीच झड़प हुई। जेनिन में आईडीएफ के साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की झड़प हुई, जिसमें गोली चली, करीब 6 घंटा गोली चली। दोनों तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आईडीएफ को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। ट्यूबस और नाब्लस में खास तौर पे 2 जगह, बेत फरूक और एक जगह बीडा, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक कई घंटे वहाँ पर दोनों तरफ से गोली चली। वहाँ पर भी जो पूरी सिचुएशन वेस्ट बैंक की है, उसमें ऐसा लग रहा है कि इजराइल देख रहा है कि कितना, क्योंकि इजराइल इतने दिन हो गए, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसके साथ है। उसके पहले पैलेस्टीन अथॉरिटी ने 1 महीना जेनिन को घेर के रखा। इजराइल का भी अब 1 महीने से ऊपर हो रहा है, 40 दिन हो गए हैं जेनिन को घेरे हुए, और तुलकरेम को घेर रहा है, डिमोलिशन कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वहां बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने वहां जो टैक्टिक्स अपनाई है वो दूसरी अपना ली है। वो एक पॉइंट के आगे इजराइल को बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे ही इजराइल वहां आता है वो गोली चलाने लगता है, और इजराइल जो है उससे ज्यादा पुश नहीं कर रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि हम ज्यादा अंदर घुसे, अगर रेजिस्टेंस जहां जहां मजबूत है, अगर उनको हमने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो फिर मारे जाएंगे इजरायली सोल्जर्स। इजराइल अभी ये नहीं चाहता है कि आईडीएफ के और लोग मारे जाएं। क्यों? क्योंकि इजराइल में मैन पावर शॉर्टेज है। मैंने कल बताया था 10,000 लोग कम से कम एक्स्ट्रा चाहिए इजरायली आईडीएफ को। अब 10,000 लोग जब अगर वेस्ट बैंक में भी मारे जाने लगे इजरायली, तो 10,000 जो नए लोगों को रिक्रूट करने की इजराइल सोच रहा है, वो क्यों आएंगे? वो ऐसे ही बितके हुए हैं, वो ऐसे ही समझते हैं कि इस लड़ाई में एग्जॉशन हो गया, इस लड़ाई का मकसद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमास को ख़त्म तो हुआ नहीं हमास, और बार बार वो वापस आ जाता है, ना ही होस्टेजेस को हम छुड़ा पाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल देखिए। इसलिए वेस्ट बैंक का जो संघर्ष है बहुत बड़ा संघर्ष है। ये एक मैसेज दे रहा है चारों तरफ। देखिए ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई इस समय चल रही है, आसान, इसको समझना आसान नहीं है। मैं लेकिन आपके सामने इसको एक क्लैरिटी के साथ रखता हूँ, और इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स लड़ाई में हर रीजन का यमन का भी देखिए बार बार बीच बीच में इंटरवीन करना, धमकी देना इजराइल को कि अगर तुम सेकंड फेज में नहीं गए तो हम बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें काम आ रही। इराक की भी भूमिका है, ईरान तो है ही। तो ये सारा जो देखिए पूरा पैनोरामा है, ये हमने आपके सामने रखा। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।